वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए हम आज 14 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस समय हर्ड इम्यूनिटी बहुत न्यूज़ में रहती है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। सॉरी, रुक एक मिनट। चलिए, ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है कि अगर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति की अगर प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे ये है, इसने डेवलप कर ली, इसको भी हो, ये इसने भी डेवलप कर ली, इधर इसने भी डेवलप कर ली, इसने भी डेवलप कर ली, इसने डेवलप कर ली, तो बीच में जो कनेक्शंस रहते हैं टूट जाते हैं। मतलब एक समुदाय में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसके बाद तो वायरस बहुत ज़्यादा सेपरेट स्प्रेड नहीं कर पाता, तो इसको ये हर्ड इम्यूनिटी कह देते हैं। यह एक आबादी के भीतर संक्रामक रोग के प्रसार का प्रतिरोध है। तो बिल्कुल सही। क्यों प्रतिरोध है? क्योंकि दो तीन, जैसे कुछ लोगों में इम्यूनिटी डेवलप्ड है, तो वायरस इसमें इसका कुछ इन्फेक्ट कर नहीं पाएगा, और इससे इसके बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, तो वहां तक फैल ही नहीं सकता। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी एक तरह सामुदायिक इम्यूनिटी कह देते हैं इसे। तो ये एक संक्रामक रोग के प्रसार का प्रतिरोध करता है। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन। दूसरा का, यह तब उत्पन्न होती है जब अत्यधिक व्यक्तियों में रोग के प्रति प्रतिरोधक उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर यहाँ जितने भी ज्यादा व्यक्तियों के प्रति प्रतिरोधक उत्पन्न हो गए, उतना ही और लोग इम्यूनिटी से बच जाएंगे, और लोग इससे संक्रामक होने से बच जाएंगे। तो बिल्कुल सही, दूसरा भी ऑप्शन सही, पहला भी सही। यह टीकाकरण या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर आपके पास वैक्सीन नहीं, तो कहते हैं नहीं, वायरस एक बार इन्फेक्ट कर देगा, अमूमन दूसरी बार उसको करने के चांसेस कम होते हैं। तो ये इसी तरह सब में इन्फेक्ट धीरे धीरे सब लोग इससे एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो पहले कौन सा ऑप्शन सही है? पहले का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आजकल एपीएमसी बहुत न्यूज में रहता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहले क्या है? कृषि उपज बाजार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब क्या? लोकल गवर्नेंस, जो आपकी पंचायतें होती हैं। तो ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं है। एफपीओ है, ये भी इतनी बड़ी इसमें रेगुलेशन के लिए नहीं कर पाएंगे। और ये अधिकृत स्थानीय क्षेत्र विक्रेता, ये भी नहीं, क्योंकि निजी जैसे लग रहा है। तो इसका आपको पता भी होना चाहिए। और तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्य सरकार एपीएमसी की स्थापना करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन? पहला कथन देखते हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र संधि है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के सभी प्रकार के अपराधीकरण और आतंकवादियों, उसके वित्त पोषण करने वालों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित करता है। तो यहाँ पे क्या है? और दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्यों ने अभी समय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो बहुत ही कम ऐसी ट्रीटी है जिसमें सभी ने हस्ताक्षर किए, तो आप दूसरा तो गलत कर देंगे। बिल्कुल सही। पहले में क्या है? ये अभी प्रस्तावित है, इंडिया ने 1996 में इसका प्रस्ताव दिया था, तो अभी ये लागू नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र की भी संधि नहीं बनी, प्रस्ताव किया गया है कि हमें कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव अपना लेना चाहिए। तो बहुत अभी किसी देशों ने अपनाया नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। संधि नहीं है, प्रस्तावित संधि है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वायरस के कारण होने वाली गंभीर बीमारियां। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे टाइफाइड है, अब पेचिस है, और ये तीव्र श्वसन सिंड्रोम, ये तो आपको पता है कि ये वायरस की वजह से होता है, और इन्फ्लुएंजा भी वायरस की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोवा की वजह से दोनों होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2009 में स्थापित इन्वेस्ट इंडिया के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है, मतलब नॉन
प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन? इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया किसके? वाणिज्य, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री या वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये उसी के अंदर DIPT, मतलब ये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। तो यहाँ इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या? महाराष्ट्र सरकार शक्ति अधिनियम 2020 हाल ही में समाचार या खबरों में था। बिल का मुख्य रूप से उद्देश्य, क्या उद्देश्य के बारे में पूछा गया, क्या उद्देश्य है या किसके साथ जुड़ा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें है पहला ऑप्शन, आपको याद होना चाहिए, यौन अपराध। वैसे स्टेट स्पेसिफाइड पूछा जा सकता है वैसे। अब अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जियोग्राफी का आपको पता होना चाहिए। एल नीनो मौसम की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कौन सा कथन है, ध्यान से देखिएगा। ये एक एल नीनो घटना के दौरान भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। और दूसरा क्या? एल नीनो दक्षिण अमेरिका में बारिश लाता है और इंडोनेशिया में सूखा। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा भी मजबूत एल नीनो घटनाएं वैश्विक वायुमंडलीय प्रसंचरण को बाधित करती। बिल्कुल, ये एक स्पेसिफाइड घटनाक्रम है, कुछ सालों बाद या 6 साल बाद इसका व्युत्क्रम में मतलब होती है सामान्यता। ऐसे पहले भी हो सकता है मगर सामान्यता मानते हैं। तो आपको ये तो पता। दूसरा तीसरा पहले में क्या है, क्या आपको क्लियर होना चाहिए पूर्वी को। जैसे यहाँ पे क्या नॉर्मली क्या होता है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर होता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। मगर एल नीनो में क्या हो जाता है, पेरू मतलब नॉर्थ अमेरिका की जो साइड में है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाता है। तो यही लिखा गया कि एल नीनो के दौरान भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे अगर लो प्रेशर होगा तो इधर की साइड ज़्यादा पवनें जाएंगे, इधर की तरफ कोई जाएगी नहीं पवनें, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, यहाँ से इधर जाने लगेंगी। तो पहला भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 7वें का डी। क्वेश्चन नंबर 8वां ध्यान से देखिए। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन कौन कौन से हैं, और यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिख पूछा गया, नॉट करेक्ट, सही नहीं। तो सही नहीं कौन सा? आप यहाँ पे अगर ध्यान, संघ सूची में राज्य सूची से अधिक विषय, बिल्कुल सही है। 98 मतलब 97 तो ओरिजिनली थे, 98 है अभी, और ये ज़्यादा है। तो आपको पता कि नॉट करेक्ट पूछेगा, तो जहाँ पहला नहीं वो तो कट ही कर देंगे, ये हो जाएगा और ये कट कर दिया। तो ये दूसरा तो आपको सही है, तो मतलब इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट है। तीसरा ध्यान से देख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। तो कानून क्या बनाया जा सकता है? यहाँ पे क्या, केंद्र नहीं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, मगर जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र का ज्यादा माना जाएगा। यहाँ पे लिखा है विशेष रूप से भारत शामिल कानून केंद्र सरकार द्वारा, एक्सक्लूसिव पावर मतलब विशेषाधिकार है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्योंकि ये कनाडा से नहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सही, पहला सही है। वर्तमान में मलेरिया के खिलाफ कोई लाइसेंस से प्राप्त टीका नहीं, बिल्कुल ये भी सही है कि कोई मान्यता प्राप्त नहीं, टीके तो चल रहे मगर मान्यता प्राप्त नहीं। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष परीक्षण वाहनों का पहला चरण है। तो यहाँ सही पूछ रहा है, तो पहला चरण नहीं हो के लास्ट चरण है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है, यह वायु शोषण। अभी लास्ट इसमें क्या होता है, क्रायोजेनिक में बहुत ही मतलब माइनूट माइनस टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर है, -72 73 या माइनस बहुत ज़्यादा 80 -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले जाकर टेम्परेचर इन दोनों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विड जमा देते हैं, फिर इसका प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। तो यहाँ पे वायु शोषण के रूप में जेट नहीं प्रयोग किया जाता, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ना तो एक सही है ना दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए।
विदेशी वन्यजीव प्रजाति माना जाता है? अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि ये साइट्स के अंदर जो आती हैं अपेंडिक्स 1 और 2 और 3 के तहत, उन्हें हम विदेशी वन्यजीव प्रजाति माना जाता है। बिल्कुल सही है। मगर इसमें जो हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो प्रजातियाँ आती हैं उनको हम उसे विदेशी प्रजाति नहीं मानते, तो दूसरा हो जाएगा गलत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, IUCN और साइट्स के बारे में, ठीक है, कि लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला देखिए, IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है और साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ठीक है, 1948 में स्थापित हुआ था, मगर ये अंग नहीं है इसका, एक स्वतंत्र संस्था है। तो पहला हो जाए गलत। जैसे आप पहला कट करेंगे तो आप बिल्कुल सही विकल्प में पहुंचेंगे कि नहीं? तो ये पहला कट करेंगे ये और यहाँ, तो दूसरा तो आपको बिल्कुल सही पता चल गया। तीसरा भी आपको क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 3 भी है, तो देख लीजिए तीसरा क्या है। साइट्स उन राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हों, लेकिन ये कन्वेंशन कानूनों की जगह नहीं लेता। बिल्कुल सही। कन्वेंशन क्या होता है? एक ब्रॉड बता देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, उसके अंतर्गत कानून बन जाते हैं, तो कानून की जगह नहीं लेता। तो बिल्कुल ये बाध्य, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन कर सकता है कि बाध्यकारी कैसे, मगर ये बिल्कुल सही कि बाध्यकारी है। तो इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये दूसरा पढ़ लीजिए। IUCN प्राकृतिक वातावरण का बेहतर प्रबंधन करने के लिए दुनिया भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। बिल्कुल सही है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो वैसे भी सही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये UPSC 2020 का क्वेश्चन है। न्यूमोकोकल संयुक्त टीके के उपयोग का क्या महत्व है? ठीक है, ये इसके महत्व के बारे में पूछा। तो पहला क्या है, इन टीके कोई साइड इफेक्ट नहीं और ना ही कोई एलर्जी है। तो थोड़ा वेग या बहुत ही मतलब एक तरह से स्टेटमेंट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम लोग जानते हैं पोलियो या ऐसे भी जो बहुत ही स्पेसिफाइड है, इसमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या कुछ ना कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जिनमें वही रोग हो जाता है। तो ये इसको आप तीसरा कट कर देंगे, ये तो स्ट्रीम स्टेटमेंट, तो तीसरा कट हो जाएगा। तो या तो पहला दूसरा होगा और या तो पहला होगा। तो ए और बी में आपको दिक्कत है, तो दूसरा देख लीजिए क्योंकि दोनों में पहला है। दूसरा देखिए, एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता जो दवा प्रतिरोधक बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी नहीं है, वो कम करता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले जो क्या लिखा है, एंटीबायोटिक पर निर्भरता जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी नहीं है। तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसके लिए कम काम करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उस पहले से ही वो एंटीबैक्टीरियल बना चुके हैं, तो संभावना इसकी सही, मतलब संभावना पे जा सकते हैं, तो पहला दूसरा लगा के निकल सकते हैं, मगर इसका दूसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, अब पहले में आपको पता हो नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं, पहला पढ़ लीजिए, हम ऐसा नहीं कि पढ़े ही नहीं। ये टीके निमोनिया के साथ साथ मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के खिलाफ भी प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए। 14वां क्या, ये भी UPSC 2019 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, कौन सा सही सही नहीं है। अब सही नहीं पूछा गया तो क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ज़्यादा फैलता है। सही नहीं आपको बताना, नॉट करेक्ट। ध्यान से रखिए, पहले 4 ऑप्शन। हेपेटाइटिस C के विपरीत हेपेटाइटिस B का टीका नहीं। तो आप ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस B का तो टीकाकरण भी चलता है, टीका उपलब्ध है, तो नॉर्मली ये ऑप्शन तो उल्टा दे दिया गया है, C का नहीं और B का है, तो यही ऑप्शन B, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन अब पढ़ लीजिए ताकि ये कभी ये ऑप्शन भी बन जाए UPSC में क्वेश्चन की तरह। हेपेटाइटिस C वायरस से संक्रमित कुछ लोग कई वर्षों का लक्षण बाद दिखाई देते। बिल्कुल सही है। विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस B और C वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना, क्योंकि ये नॉर्मली खाने पीने, जल प्रदूषण, इनसे फैल सकता है। तो बिल्कुल सही ये भी हो सकता है। हेपेटाइटिस B वायरस HIV की तरह ज़्यादा फैलता है। बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे क्या है, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो 14वें का B सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15वां ध्यान से पढ़िए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में।
अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका ये तो फैक्चुअल था, तो आपको 15 का ए ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए, वैसे अगर आप लगाना चाहें, आपको पता ही नहीं, तो आप एक बार देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 डी में 15वां के ऑप्शन नंबर डी में जाइए, यहाँ नागार्जुन श्रीशैलम है, तो आपको ये पता है कि ये अगस्त्यमाला के पास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन श्रीशैलम, और ये है अगस्त्यमाला केरल और तमिलनाडु में, तो आपको डी ऑप्शन तो वैसे भी कट कर देंगे। यहाँ कौंडिन्या और यहाँ पे देखिए पापीकोंडा है, ये भी आंध्र प्रदेश है, तो आप इसको भी कट कर देंगे। अब बचा बी और इसमें, तो यहाँ पे वायनाड और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली बिल्कुल साइड में, इधर जब केरल का देखते हैं तो ये साइड में आता है, तो ये तमिलनाडु और उसकी बॉर्डर से कोई मतलब ही नहीं, तो बी ऑप्शन भी कट कर देंगे। तो सही ऑप्शन में आप वैसे पहुंच सकते हैं, मगर ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह कभी मिले कभी ना मिले। देख लीजिए कौन कौन सा आता है, नैयर, पीपरा और शेरदुरानी वन्य जीव अभ्यारण्य, और कालाकाद मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।